नमस्कार। आज मैं टाइम मैनेजमेंट समय व्यवस्थापन के बारे में चर्चा करी हूँ। मैं हूँ डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। प्यारे बच्चों, टाइम मैनेजमेंट समय व्यवस्थापन क्या है, इसके बारे में जानना जरूरी है। अब आप ये देखोगी कि टाइम मानव जीवन में समय का बहुत अधिक महत्व है। टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन, ये कहावत आपने सुना होगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय अपनी गति से जाएगा। और जो व्यक्ति अपने समय को पकड़ता है, ध्यान रखता है, समय पर काम करता है, उसका हर काम समय पर पूरा होता है। तो ये देखोगे टाइम मैनेजमेंट। तो ये है कि समय का मैनेजमेंट हम कैसे करें जिससे कि समय पर सभी कार्यों का संपादित किया जा सके। आप जानते हो कि मानव जीवन में समय का बहुत अधिक महत्व है और जीवन में वही व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है और करता है। और जो आप देखते हो कि विकास के उच्चतम शिखर पर खड़ा होता है, वह कोई दूसरा नहीं रहता है, वही व्यक्ति रहता है जो समय के महत्व को समझता है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप समय पर अपने क्लासेज लेते हैं, क्लासेज में आते हैं पढ़ने के लिए और समय पर आप किताबों को पढ़ते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, तो आप देखोगे कि आप विकास के उच्चतम शिखर को छू सकते हैं। और जिसने समय के साथ काम करना सीख लिया है, समय के साथ तालमेल बिठाना सीख लिया है, समय पर अपने कार्यों को निर्वहन करना सीख लिया है, विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करना सीख लिया है, तो वह व्यक्ति बहुत ही अच्छा ऊंचाइयों पर जा सकता है। क्योंकि समय जो है वह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रीसियस खजाना है, जिसे ना तो आप खरीद सकते हो, ना घटा सकते हो और ना बढ़ा सकते हो। आप जानते हो का वर्षा जब कृषि सुखाने और समय बीती पुनिका पछताने। समय अगर निकल गया तो पछताने से भी कोई लाभ नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ कि समय पर काम किया करो, समय पर पढ़ाई किया करो। अगर समय पर आप रोज़ रोज़ पढ़ते जाओगे तो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको चिंता नहीं होगी, आपको वरीड नहीं होगा। समय को जिसने छोड़ दिया, जिसने समय का ध्यान नहीं रखा, जिस तरह से उसने समय को बर्बाद किया, उसी तरह से समय भी उसको बर्बाद कर देता है। फिर मैं कहती हूँ, आप जानते हो ये कहावत जग जाहिर है, टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन। समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करता है। आप काम करो या नहीं करो, सोए रहो या जागे रहो, लेकिन समय तो अपनी गति से निरंतर चलता रहेगा। घड़ी की सुइयां तेज रफ्तार से बढ़ती जाएंगी, समय बीतता जाएगा और बीता समय कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। आप पहले भी पढ़े होंगे किताबों में कि जो समय तुम्हें मिला है उसका उपयोग कर लो। कल किसने देखा है? कबीरदास जी कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करोगे कब। इसलिए हर एक व्यक्ति के लिए परमात्मा ने हमें 24 घंटे का समय दिया है और उस परमपिता परमेश्वर ने समय देने में कोई भेदभाव नहीं किया है। जो टॉपर बच्चा रहता है उसको भी दिन रात के 24 घंटे मिलते हैं और जो फेलियर बच्चा रहता है उसको भी दिन रात के 24 घंटे ही मिलते हैं। अब टॉपर बच्चे क्या करते हैं? अपने समय का उपयोग करते हैं और जो फेलियर बच्चे रहते हैं वो समय का दुरुपयोग करते हैं। तो जिसने अपने जीवन में समय का उपयोग किया है उसका जीवन सुखद, आनंदमयी और संतोषप्रद होता है, और जो नहीं किया है वो आप सोच लो कि उनको निराशा तो हाथ आती है। इसलिए हमें टाइम मैनेजमेंट को जानना जरूरी है। डेफिनेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट अगर देखोगे तो है न्यूनतम समय में अधिकतम कार्यों को गुणवत्तापूर्वक संपन्न करना ताकि व्यक्तिगत एवं पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति किया जा सके, समय व्यवस्थापन कहलाता है। मीनिंग ऑफ टाइम क्या है? मीनिंग ऑफ टाइम में कुछ विद्वानों ने समय को भौतिक साधन तो कुछ ने मानवीय साधन माना है। मानवीय साधन के रूप में समय को मापना जितना सहज, आसान और सरल है उतना ही कठिन है इसके महत्व को समझना।
समय के सदुपयोग से व्यक्ति पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करता है। समय को सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, वर्ष, शताब्दी, लीप ईयर आदि में मापा जाता है। समय का आकलन आप निम्नानुसार कर सकते हैं। पहला होता है मनोवैज्ञानिक समय, साइकोलॉजिकल टाइम। मनोवैज्ञानिक समय क्या है? जैसे आप जिस समय आपको भूख लगती है, खाने का टाइम, उस समय ही आपको भूख लगेगी। जिस समय आपको पानी पीने की आदत है, उस समय ही आपको प्यास लगेगी। तो ये साइकोलॉजिकल टाइम कहलाता है। आप देखो कि 4 बजे या 5 बजे या 6 बजे आपको उठने का टाइम है सो करके, तो उस घड़ी आपकी नींद स्वतः जग खुल जाएगी। ये कहलाती है आपकी जो है ना मनोवैज्ञानिक समय। यह एक अनुभव मात्र है जिसमें समय बीतने का एहसास आप कर सकते हो। जैसे आप किसी का इंतज़ार करते हो और भले 5 या 10 मिनट का इंतज़ार करना पड़े, तो लगता है कि घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है, अभी व्यक्ति आ ही नहीं रहा है, या आपका कोई चिट्ठी का इंतज़ार है या कोई मेल का इंतज़ार है और किसी ने कह दिया कि आपका अभी हम मेल भेज रहे हैं। बार बार आप देखते रहो कि जो घड़ी की सुइयाँ ठहर गई हैं और आगे नहीं बढ़ रही हैं। ये मनोवैज्ञानिक समय कहलाता है। और जब आप प्रियजनों से मिलते हो, दोस्तों से मिलते हो, उस समय जो है पंख लगा करके उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता है कि समय कहाँ गया और कैसे निकल गया। इसका अनुभव आप एग्जामिनेशन हॉल में कर सकते हो। एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, जब आप परीक्षा देते हो तो 3 घंटा लगता है कैसे निकल गया, पता ही नहीं चला। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, आप बैठे हैं, तो लगता है 3 घंटा पास भी कैसे होगा, ये भी पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मनोवैज्ञानिक समय। दूसरा होता है बायोलॉजिकल टाइम, जो पहले मैंने आपको बताया था। बायोलॉजिकल टाइम का मतलब होता है जिस समय आपको खाने की आदत है, पीने की आदत है, सोने जागने की आदत है, उठने की आदत है, वह जो है टाइम वो जैविक घड़ी कहलाती है। और प्रत्येक प्राणी में, चाहे वो पशु पक्षी हो, मानव हो, हम सबके भीतर एक परमात्मा ने एक घड़ी दी है। आप देखो, मुर्गा जो है बांगता है सुबह उठ करके, कुकड़ू कू करता है। कैसे करता है? उसे किसी ने जगाया? नहीं जगाया, वो खुद ही जगता है और खुद ही सबको जगाने का काम करता है। तो परमात्मा ने हम सबके भीतर में एक जैविक घड़ी फिट कर रखा है, और उस जैविक घड़ी के कारण हमें समय पर भूख लगता है। जैसे आपको खाने की आदत 12 बजे है तो 12 बजे खाओगे, 1 बजे खाने की आदत है तो उस टाइम आपको भूख लगेगी। अगर वो टाइम निकल जाता है तो फिर आपकी भूख की भी टाइम निकल जाती है। अगर आपको नींद जिस टाइम आपकी आती है 8 बजे या 9 बजे या 10 बजे, उस समय आपको आलस्य आता है, सुस्ती आती है। ठीक है, और वो अगर टाइम निकल जाता है तो फिर आपको नींद भी नहीं आएगी। तो इसी प्रकार से आप देखते हो, चिड़ियों को कोई जगाता है, प्रातः काल होती है चिड़िया ची ची करती, शाम होती है चिड़िया अपने घोंसले में आ जाती है ची करती हुई। तो ये जो आपको मैं बता रही हूँ जैविक समय, ये सभी क्रियाएं जैविक समय का ही उदाहरण है। जो मैंने अभी बताया, मुर्गा का बांग देना या चिड़ियों का चींची करना, या हमारा 4 बजे या 5 बजे सुबह उठने का टाइम है तो प्रातःकाल उठ करके जग जाना, रात्रि में सोने का जो टाइम है उसी टाइम हमें नींद आना, आलस्य आना, ये सब हमारा जो है हमारे भीतर की जो परमात्मा ने जैविक घड़ी फिट कर रखी है उसके कारण ही होता है। तीसरा होता है हमारा समय चक्र, द क्लॉक टाइम। प्रत्येक व्यक्ति के पास दिन में 24 घंटे का समय उपलब्ध होता है, आप जानते हो। अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, सबके लिए समय 24 घंटे ही है। उसी 24 घंटे में आपको सब काम निपटाने पड़ते हैं। ऑफिस भी जाना होता है, घर का काम भी करना होता है, टहलने भी जाना होता है, विश्राम भी करना होता है। जो भी आप करना चाहते हो उसी टाइम आप करते हो। इसी प्रकार से दिन रात का होना, मौसम का बदलना, सर्दी गर्मी बरसात का होना समय चक्र के अंतर्गत आते हैं, और इसका समय पृथ्वी और सूर्य से होता है। समय और शक्ति का देखोगे आपस में गहरा और घनिष्ठ संबंध है। एक की व्यवस्था दूसरे को प्रभावित करती है, और दोनों ही समय और शक्ति, जिसको हम एनर्जी कहते हैं, पावर कह सकते हो आप, ये दोनों ही सीमित साधन हैं। इसलिए इनकी बचत और सदुपयोग पर बल दिया जाना जरूरी है। कार्यों को सुगमतापूर्वक संपन्न करने के लिए सोच विचार कर, परिवारों की सदस्यों की राय लेकर योजना बनाई जानी चाहिए। कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए तथा उससे परिवार के सदस्यों को अवगत कराना चाहिए। विशेषकर
कामकाजी महिला के लिए, जिसका कार्य क्षेत्र घर बाहर दोनों ही हैं, उसके लिए समय का व्यवस्थापन करना बेहद जरूरी होता है। सामान्यतः एक गृहिणी को एक दिन में 24 घंटे में निम्नांकित क्रियाएं संपन्न करनी होती हैं। पहला होता है घर की सफाई और सजावट। आप कितने बजे घर की सफाई करते हो? आंगन, लॉबी, चबूतरा, है ना, इन सबों को सफाई करनी आवश्यक होती है। कपड़े को तह करके रखना, गृह सज्जा करना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। दूसरा है परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करना, भोजन बनाने की तैयारी करना, सब्जी काटना, आटा गूंथना, भोजन पकाना, परोसना और एवं रसोई से संबंधित अन्य कार्य आते हैं। फिर है परिवार के सदस्यों की देखभाल। इसके अंतर्गत परिवार के सदस्यों को समय पर भोजन खिलाना, मौसम के अनुकूल वस्त्र उपलब्ध करवाना, बच्चे बड़े वृद्धों की देखभाल करना, बुजुर्गों की सेवा करना, शिशु का पालन पोषण करना, उन्हें नहलाना, वस्त्र पहनाना, उनकी खेलने की व्यवस्था करना इत्यादि कार्य। इसी प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था करना में बड़े बालकों को स्कूल भेजना, उनके लिए किताब, कॉपी, कलम एवं अन्य पाठ्य सामग्री को उपलब्ध करवाना, गृह कार्य को पूरा करने में मदद करना, पढ़ाई में काम आने वाली बाधाओं एवं समस्याओं से निजात दिलाना आदि कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आता है पारिवारिक बजट बनाना। तो देखोगे परिवार की आय व्यय को संतुलित रखने के लिए पारिवारिक बजट बनाना और बजट के अनुसार व्यय करना, बजट का लेखा जोखा तैयार करना, भविष्य के लिए बचत करना, ये सारे कार्य पारिवारिक बजट के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है निवेश करना, इन्वेस्टमेंट। परिवार के दीर्घकालिक लक्ष्यों, लॉन्ग टर्म गोल्स, जैसे जमीन जायदाद खरीदना, प्लॉट खरीदना, दुकान बनवाना, बच्चों की उच्च शिक्षा दिलवाना आदि की पूर्ति के लिए निवेश करना पड़ता है ताकि समय पर धन उपलब्ध करवाए जा सके। इसके बाद आता है सामाजिक और धार्मिक कार्य, शादी विवाह, मुंडन, जन्मदिन, शादी पार्टी, तीज त्यौहार मनाना, पर्व त्यौहार को उल्लास और उत्साहपूर्वक मनाना, मृत्यु होने पर दाह संस्कार करना अथवा गणना, दान, धर्म, यज्ञ आदि कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आता है निर्देशन, गाइडेंस। परिवार के विभिन्न सदस्यों, बालकों, किशोर किशोरियों, नौकरों को समय समय पर निर्देशन देना ताकि वे कार्यों को निपुणता और कुशलतापूर्वक कर सकें। फिर है परिवार स्वयं की देखभाल करना। ये केवल ये तो मैंने अभी आपको बताया बाहरी काम। इसके बाद आपको जो भी गृहिणी है या प्रबंधक है, जो भी व्यक्ति है, उसको स्वयं पर भी ध्यान देना चाहिए और स्वयं की देखभाल के लिए भी समय निकालना आवश्यक होता है। खास करके हम गृहिणी क्या करते हैं, दूसरों के लिए समय तो खूब निकालते हैं और स्वयं के लिए समय निकलता ही नहीं है या हमारे पास समय होता ही नहीं है। हम स्वयं पर लापरवाही बरतते हैं, समय पर पारिवारिक कार्यों को समय पर पूरा कर देते हैं और दूसरे सदस्यों को लाभ भले ही पहुंचा देते हैं और स्वयं को हानि पहुंचाते हैं। न समय पर हम खाते हैं, न पीते हैं, न सोते हैं। तो हमारा समय का विभाजन ऐसा होना चाहिए कि बिना थकान हुए सभी के साथ मिलजुल करके समय पर काम कर सकें और सभी सदस्यों को विश्राम और मनोरंजन के लिए पर्याप्त समय मिल सके। तो ये देखिए कि पारिवारिक क्रियाओं को समय पर पूरा करने हेतु गृह प्रबंधक को निम्न बातों पर गौर करना चाहिए। पहला है गृह कार्यों की योजना बनाना तथा उसे परिवार के सभी सदस्यों को अवगत कराना। दूसरा है विभिन्न कार्यों को करने में कितना समय लगेगा, इसका ज्ञान होना। तीसरा है समय का विभाजन करते समय परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं एवं हितों का ध्यान रखना। नेक्स्ट है समय शक्ति बचत के उपकरणों को सही दशा में रखना ताकि इसका उपभोग समय पर किया जा सके। और लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट, कार्य विभाजन करते समय करने वाले सदस्यों की योग्यता और क्षमता का ध्यान रखना। अगर आप ऐसे व्यक्ति को काम देते हो जिसमें योग्यता नहीं है करने की, क्षमता नहीं है करने की, तो वह व्यक्ति समय पर कार्यों को संपादन नहीं कर पाएगा। इससे बेहतर ये होगा कि जो व्यक्ति जिन कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, योग्यतापूर्ण कर सकता है, उसको उस काम को दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ दूसरे सदस्यों को उसके साथ लगाना चाहिए ताकि वह उससे ट्रेनिंग ले सके और कार्यों को कर सके। तो आप ये देख लिया कि जो हमारा कार्य है, समय की जो हमारा विभाजन है परिवार के सदस्यों में सही प्रकार से होना चाहिए। ऐसा ना करें कि एक व्यक्ति काम कर रहा है, बाकी दूसरे आराम कर रहे हैं या निठल्लापन है। तो जो हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो इनमें इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं कि सभी व्यक्ति को इतना समय मिल जाए कि वो आराम कर सके, विश्राम कर सके और मनोरंजन कर सके और उनको थकान नहीं हो। अक्सर क्या होता है कि गृहिणी के पास अधिक काम रहता है और वो सारे कामों को करती है और ख़ास करके जो कामकाजी महिला है वो घर के भी काम करती है और बाहरी काम को भी निपटाती है, तो उसको दोहरी तेहरी भूमिका निभाना पड़ता है। तो इसको भी हमें देखना पड़ेगा। इस प्रकार से अगर हम करते हैं तो हमारा काम अच्छा होता है। कहाँ चला गया?
बोलो जी। मैं जाऊँ कश्मीर हम्म हमारे